भाभी जी का कुत्ता, सामाजिक व्यंग, भाग 2, डॉक्टर अर्चना गौड़। खैर, विदाई के बाद हम अपने अध्ययन अध्यापन में लग गए। एक दिन हमें सरकारी काम आन पड़ा तो मित्र के घर जाकर सलाह लेने की सोची। हमने मित्र से मोबाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे तक घर पहुंच जाएंगे और मैं उनके घर जाकर प्रतीक्षा कर लूं। बस फिर क्या था, हम मित्र के घर पहुंच गए। जैसे ही हमने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा भाभी जी ने खोला, पर स्वागत सैम बेबी ने किया। उसे देखते ही हमारे तो प्राण सूख गए। ये भाभी जी का कुत्ता, इतना विशालकाय, इसके मुंह के चारों ओर फैले बाल, रंग और आकार शेर की सी अनुभूति करा रहा था, और आवाज का दम तो ऐसा कि कानों के आर पार चली जाए। उसके स्वागत में क्रोध ज्यादा था या प्रेम, ईश्वर जाने। पर हाँ, वह पूंछ भी हिलाता था और जोरदार आवाज में भौंकता भी था। ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, मैं डराने वालों में से हूँ, डरने वालों में से नहीं। या तो तू डर जा या यहाँ से भाग ले, क्योंकि मैं ये पूंछ तेरे लिए नहीं, अपनी मालकिन के लिए हिला रहा हूँ। हमने भाभी जी से साफ साफ कह दिया कि भाभी जी, इसे हटा लो। पर भाभी जी भी पक्की थीं। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये कुछ नहीं कहेगा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। वो हमें ड्राइंग रूम में अपने दत्तक पुत्र के साथ छोड़कर चली गई। हमारे तो प्राण सूखे जाते थे। आज भाभी जी का आतिथ्य हम पर भारी पड़ रहा था। अब ड्राइंग रूम में हम थे और वो विशालकाय कुत्ता, जो मुंह खोले, जीभ बाहर निकाले, छोटी छोटी आवाज करता हुआ अपनी सांसों से हमें डरा रहा था। हम तो बहुत कष्ट में थे। जो ही उससे आंखें मिलती, वो और जोर से भौंकता। भाभी जी अपनी किचन से उसे आवाज लगाती, नो सैम, कम बेबी। हम ये सोच रहे थे, ये कहाँ से बेबी लग रहा है। अगर एक बार और इससे आंख मिल गई तो चीर कर खा जाएगा। हम जरा भी हिलने की कोशिश करते तो वो गुर्राता। हम तो सोफे की कुर्सी से कमर को भी नहीं लगा पा रहे थे। जिस अवस्था में बैठे थे, उसी अवस्था में बैठे के बैठे रहे। हम अपनी पैनी नज़र उस पर बनाए थे और वो भी हम पर अपनी पैनी नज़र बनाए था। उसकी सांसों की गर्मी हमको छू कर निकल रही थी। तभी भाभी जी ने फिर से आवाज़ लगाई, बेबी कम। हमें तो इस बेबी में साक्षात यमराज के भैंसे के दर्शन हो रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो यमराज ने इससे कहा हो, तू चल, मैं आ रहा हूँ। जैसे भैंसे के नथुनों से आग बरसती है, वैसे ही ये हमें अपनी गहरी गहरी सांसों की गति से धमका रहा था। आज हम भाभी जी के आतिथ्य के पुरजोर विरोध में थे। शायद वह नींबू का शरबत बना रही थी। हम सोच रहे थे, ये भैंसे रूपी बेबी ने हमको अगर जिंदा छोड़ा तभी तो शरबत पी सकेंगे। हम तो सोफे पे अधगिरे से बैठे थे। हमारे शरीर में जरा सी भी हरकत होती तो ये भैंसा
उकड़ू बैठकर हम पर अपनी नज़र और पैनी कर देता और चौकस कर देता। मारे घबराहट के हमारे हाथों से वो सरकारी कागज़ ज़मीन पर गिर गए, जिसके विषय में हम अपने मित्र से बातचीत करने आए थे। तथाकथित बेबी को उन कागज़ों में से जाने कौन सी गंध आई कि वो उनकी ओर लपका, उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया। अब वह उन कागज़ों को इस कदर संभाले बैठा था जैसे कोई प्रलोभी पुत्र पिता को बरगला कर सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ले और वसीयत के कागज़ों को संभाल कर बैठ जाए। बीच बीच में उसकी आंखें हमसे भी उलझ जाती थीं। हम अपने जीवन भर में ऐसे कष्ट में कभी ना पड़े थे और भाभी जी का नींबू का शरबत हमको बीरबल की खिचड़ी सा लग रहा था। हम हनुमान भक्त हैं, सो पुरजोर लगाकर मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सच, ये भाभी जी का कुत्ता इस समय हमें वृत्तासुर से कम नहीं लग रहा था। मानो हम दधीची हुए जाते थे और ये वृत्तासुर। हम पसीना पसीना हो गए थे। तभी भाभी जी खिचड़ी लेकर, माफ़ करना, खिचड़ी लेकर नहीं, वो नींबू का शरबत और अपने आतिथ्य का प्रमाण लेकर हमारे सामने आई। उस नींबू शरबत और आतिथ्य सामग्री में हमें कोई रुचि ना थी, पर ना जाने क्यों इस वृत्तासुर को कौन सी खुशबू आ गई और वो तुरंत उठकर उस खाद्य सामग्री की ओर लपका। हमारा इस समय मानना था कि हे वृत्तासुर, तुम सभी प्लेटों को चट कर डालो, पर हमें बख्श दो। भाभी जी ने ज्यों ही हम पर दृष्टि डाली तो बोली, ओह सॉरी भाई साहब, मैं एसी चलाना भूल गई, आप तो पसीने पसीने हो गए हैं। हमसे कुछ कहते न बना। एक खिसियानी मुस्कुराहट देकर हम बगल हो गए। तब वे तपाक से बोली, सैम भी एसी के बिना नहीं रह पाता, देखिए ना ये कितना बेचैन हो गया है। हमें मन ही मन संतोष आनंद का गीत याद आया, जिसकी सार्थकता हम अभी अभी जान पाए थे। आज मैं बेचैन हूँ, यार मैं बेचैन हूँ, गीत गाना है मना, मुस्कुराना है मना। जी में आया कि एक तेज चीख के साथ उठकर खड़ा हो जाऊं और पूछूं कि आपके इस बेबी ने मुझे कितना बेचैन किया है। पर शिष्टता के दायरे में हम मौन साधे बैठे थे। मौन का सौंदर्य भी आज हमारी बेचैनी बन उठा था। खैर, एसी के प्रभाव से, भाभी जी की उपस्थिति से या खाद्य सामग्री से उसका ध्यान जो अब तक हम पर केंद्रित था थोड़ा भटका, पर वह हमारे कागज़ अभी भी पंजों में दबाए था। तब तक हमारे मित्र भी घर में प्रवेश कर चुके थे। भाभी जी फिर से किचन की ओर चल दी। मित्र शायद मुंह हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। हम दोनों फिर एक बार अकेले थे। इस बार वृत्तासुर की आंखों में प्रश्न था। कह रहा हो कि ये प्लेट का सारा सामान तू ही डकार जाएगा या मुझे भी देगा। मैं तो उसके सवाल को जानकर चमत्कृत हो उठा।
मैंने एक नमक पारा अपनी पूरी हिम्मत से उसकी ओर बढ़ा दिया। वो उस नमक पारे को ललचाई नजरों से देखने लगा, ठीक उसी तरह जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में वोटर को लालच मिलता है और वह मंत्रमुग्ध हो उठता है। हमने वो नमक पारा हवा में उछाल दिया। उसने भी पूरा जोर लगाकर हवा में ही उसे अपने जबड़े से लपका और कर्रम कुर्रम चबा डाला। एक नमक पारे ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब मित्र के ड्राइंग रूम में हम 3 थे, मैं, कुत्ता और नमक पारा। आज एक बात तो स्पष्ट रूप से हम समझ चुके थे कि जीभ की लार के वशीभूत प्राणी किस कदर फंसा हुआ है। अब हम जिस दिशा में नमक पारे को मोड़ते थे, वृत्तासुर भी उसी ओर देखता। नमक पारे के इशारे पर हम उसकी घूमती गर्दन और ललचाती आंखों के कायल हो गए थे। अब तो वो हमारी चाटुकारिता को विवश था। हमें इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। हमने फिर से नमक पारे को हवा में उछालने की प्रक्रिया दोहराई और इस बार उसे थोड़ा दूर फेंका। वह तेजी से उस नमक पारे की ओर लपका। हमने चतुराई से अपने पहले तो कागज संभाले, फिर सोफे की कुर्सी पर आराम से कमर टिका दी। अब उसका उकड़ू बैठना और पूंछ हिलाना हमें बहुत भा रहा था। मनुष्य की प्रवृत्ति भी अजीब है। वह अपने भय से भयभीत रहता है और दूसरों को भी सदा भयभीत ही देखना चाहता है। अब हमारे मित्र हमारे करीब सोफे पर बैठ चुके थे, पर हम अभी भी नमक पारे और उस कुत्ते के मध्य के खेल को बरकरार रखना चाहते थे। मित्र ने कहा, इसने दोस्ती कर ली तुमसे? हमने कहा, नहीं, हमने दोस्ती कर ली इससे। अब मित्र को कैसे कहता कि नमक पारे का सहारा न होता तो हम कब के मैदान छोड़कर भाग खड़े होते। पर अब हम दोस्त बन चुके थे, क्योंकि आज के समय में जिससे स्वार्थ सिद्धि हो, उसके दांत और नाखून कितने भी पैने क्यों ना हो, उसे हम दोस्ती के मुखौटे से देखते हैं। आज के समय की ये समझ इंसान में तो थी, पर इस कुत्ते को कैसे आई राम ही जाने। अभी भी उसकी नजर नमक पारे की प्लेट पर और मुझ पर बनी हुई थी। बस नजरिया बदल गया था।